नमस्कार। इसमें आज हम चर्चा करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के जो लोक निधि है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जो पब्लिक फंड्स हैं वो पब्लिक का ही पैसा है और इसीलिए whenever some government expenditure is there, it is said that public money is being spent either lavishly or as per rules. तो पहला जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल है एक तरह से, वो ये है कि पब्लिक फंड जो है वो एज पर नॉर्म्स, एज पर रूल्स ही एक्सपेंड होना चाहिए। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जिस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए वो फंड असाइंड है उसी के लिए वो खर्च किया जाना चाहिए, उसके लिए डेविएशन नहीं होना चाहिए। एंड इफ डेविएशन इज रिक्वायर्ड, मान लीजिए कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं कि वो डेविएशन रिक्वायर्ड है पब्लिक फंड्स को स्पेंड करने में, तो दैट डेविएशन शुड बी ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इट बिकम्स एन एक्सपेंडिचर एट विम्स of the person expending the money, and it goes against the rules, it goes against the norms, it goes against the ethics। ये आपने पब्लिक का पैसा जो है वो अनाप शनाप तरीके से उसको खर्च कर दिया है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपने महसूस नहीं की है। तो एक्सपेंडिचर के लिए तो एक सीधा सीधा ये है कि जिस पर्पज़ के लिए है और एज पर नॉर्म्स जो कॉम्पिटेंस है उसी के हिसाब से अप्रूवल, उसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर प्रोसीजर जो है वो फॉलो होना चाहिए। जैसे सप्लाईज के लिए अगर आपको परचेजेस करनी है तो टेंडरिंग, पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर टेंडरिंग करना है, या कोई वर्क्स अगर एग्जीक्यूट किया जाना है तो उसके लिए टेंडरिंग करना है। तो टेंडरिंग में अगेन दोज प्रिंसिपल्स कम इन पिक्चर दैट नो बायस शुड बी देयर। कोई किसी तरह का सेल्फ इंटरेस्ट आपका नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए, द वर्क शुड बी अलॉटेड ऑन मेरिट्स। जो परचेजेस हैं वो भी क्वालिटी और उसके बेस पर होनी चाहिए, उसमें भी किसी तरह का कोई आपका व्यू जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ पर्टिकुलर लोगों के इंटरेस्ट को जो है सर्व करें। और पब्लिक मनी के एक्सपेंडिचर को हाउ टू रेगुलेट दैट, फर्स्ट थिंग इज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, सो द ऑफिसर्स are supposed to work under those rules and regulations. They are required to abide by those norms which have been laid down. Secondly, second regulatory aspect is that some audit bodies are prescribed. Auditors, they audit the papers, concerned papers, and they try to find out whether some violation is there or not, कि कोई उसमें गड़बड़ तो नहीं है, किसी तरह की रूल्स के मुताबिक खर्चा किया गया है कि नहीं किया गया है, विद इन कॉम्पिटेंस है कि नहीं है, और रिक्वायर्ड भी है कि नहीं है। एंड देन और अब तो ये भी आ गया है कि जो रिजल्ट्स हैं उनका भी एक तरह से क्वालिटी ऑडिट उसको कहते हैं, तो क्वालिटी ऑडिट भी होने लग गया कि एक पर्टिकुलर स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, उसके ऊपर पैसा खर्च किया गया, उसमें एक्सपेंडिचर जो किया गया वो एज़ पर नॉर्म्स था कि नहीं था, और उसमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स क्या हुए। तो उसके एक तरह से रिजल्ट्स की जो क्वालिटी है उसको भी इवेल्युएट किया जाता है कि वेदर द एक्सपेंडिचर इज दैट वेदर दैट कमेंसुरेट विद द रिजल्ट्स, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स और नॉट। और अगर जो टारगेट आपने रखा कि मान लीजिए कोई गरीब लोगों के लिए स्कीम चलाया है, उसमें टारगेट आपने रखा कि लगभग 60-70% लोगों को इस प्रकार से ये मदद दी जाएगी, और उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें पता लगता है कि सारे 15-20-25% लोगों को ही फ़ायदा हुआ, तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी जो है वो उसमें प्राप्त नहीं होते। तो क्वालिटी ऑडिट भी जो है वो इसके लिए होने लग गया है। इसके आगे एक टॉपिक रहता है चैलेंजेस ऑफ करप्शन। चैलेंजेस ऑफ करप्शन तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि गुड गवर्नेंस इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो करप्शन ही जो है वो सारी उसकी जड़ है। ये जितनी क्वालिटीज़ हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, डेडिकेशन टू ड्यूटी होना चाहिए,
ये सब चीज़ें करप्शन को ही इरेडिकेट करने के लिए हैं, करप्शन को ही रिड्यूस करने के लिए हैं। क्योंकि करप्शन फ्री अगर लोगों को सर्विसेज मिलती हैं तो ही जो है हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस इज़ गुड गवर्नेंस। अदरवाइज एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड कि भाई और मदद और जो है वो प्रयास किया जाए। और इस दिशा में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो एक तरह से डेटरेंट वो प्रोविज़न तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, उसमें जो रेड्स वगैरह की जानी है वो फुल प्रूफ हो, ताकि एविडेंस जो है वो किस तरह का उस पर कंप्रोमाइज़ ना हो सके। आज अगर आप कन्विक्शन रेट की बात करेंगे तो उसमें कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है। तो कन्विक्शन रेट कैसे बढ़े, और नॉट दैट कि इनोसेंट आदमी को भी जो है वो आप कन्विक्ट कर दें, उसको भी पनिश कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए सिस्टम में। सिस्टम में ये होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने वन हु हैज़ इंडल्ज्ड इन करप्शन, जिसने करप्ट बिहेवियर किया है, करप्ट एक्शन किया है, उसको किसी भी तरह से स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए। तो जहाँ पर ये ज़रूरत है कि एंटी करप्शन ब्यूरोज़ और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और ये इस तरह की जो बॉडीज़ हैं इनको चेक करने के लिए उनको भी जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। साथ ही साथ जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा वो उसको भी जो है थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके तहत जो है वो कन्विक्शन रेट जो है वो बढ़े, और कोई भी एटलीस्ट जो दोषी है, जो कल्प्रिट है, वो ना बच पाए। इनोसेंट तो ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि इफ़ सम इनोसेंट पर्सन इज़ पनिश्ड तो वो भी एक तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेल्योर ही कहा जाता है और कहा जाना चाहिए। तो ये होना चाहिए, और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स भी जो है वो रिक्वायर्ड हैं कि जो आपका कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का थोड़ा सा मैं डिस्टिंक्शन आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो एक तरह से इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स, जो कि जिनको के फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे करप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, करप्ट बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ये एथिकल प्रिंसिपल है, कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट है। और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि पर्टेनिंग टू दैट कि करप्शन ना हो उसके लिए क्या जो है वो होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि एम्प्लॉई जो है ही इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल दी टू डिक्लेयर दी एसेट्स एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड देन एनुअली एवरी ईयर, जो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है कि हर साल वो ये बताए कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। और प्रिवेंशन रेफरेन किस चीज़ से करे, शी इज़ नॉट सपोज टू एक्सेप्ट द गिफ्ट्स, कि गिफ्ट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है। तो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जो है इनको भी अपडेट किया जाए। जो मॉडर्न एक तरह से क्रिमिनल क्राइम के जो एस्पेक्ट्स उभर के आ रहे हैं उन सबको हैंडल करने के लिए जो है इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और ज़्यादा इलेबोरेट बनाने की आवश्यकता है। तो कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, देन सिटीजन चार्टर का आपका जो है राइट टू सर्विस एक्ट, उसको इम्प्लीमेंट करें। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसको सही दिशा में इम्प्लीमेंट किया जाए। ये जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं तो ये सारी की सारी वो उनको सही दिशा में इम्प्लीमेंट करें। प्लस जो और रिफॉर्मिस्ट स्टेप्स हैं उनको भी जो है वो आगे बढ़ाया जाए, उनको भी अडॉप्ट किया जाए। जैसे सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आई हैं तो उनके लिए बाकायदा एम्प्लॉयज़ को जो है वो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दे शुड बी ग्रूम्ड, और उस दिशा में गवर्नमेंट ने जो है वो मिशन कर्मयोगी शुरू किया है। तो इस तरह के एफर्ट्स भी जो है वो किए जाने चाहिए। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल कि जो करप्शन के जो चैलेंजेस हैं आज के समय में उनको हम काउंटर कर पाएंगे और उनको हैंडल कर पाएंगे। तो ये आपका एथिक्स का जो मामला है वो जो पेपर कहें वो मैंने प्रयास किया कि वो अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के थोड़ा थोड़ा हिंट के रूप में मैं आपको बता पाऊँ। और फिर मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि एथिक्स का पेपर चाहे आप
क्वेश्चंस का आंसर दें, चाहे आप केस स्टडी जो है वो आपका जो एम्फेसिस है वो इसी बात पे होना चाहिए कि एथिकल फ्रेमवर्क को जो है कैसे फॉलो किया जाए, कैसे उसको जो है आगे बढ़ाया जाए, और उससे डेविएशन का कोई स्कोप जो है वो नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली यूपीएससी और द गवर्नमेंट वांट्स टू टेस्ट कि आप एथिक्स के मामले में कहाँ पर खड़े हैं। ये एक तरह से आपकी पर्सनालिटी का ही टेस्ट है। बस वो अंतर इतना है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन की बजाय ये आपसे लिखवा करके, जवाब लिखवा करके जो है वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जा रहा है। तो इस उम्मीद के साथ कि ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की, जो कुछ भी एक्सपीरियंस आप कहें तो वो आपके काम आएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एक रिक्वेस्ट भी है, हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अब प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की जाए, किस तरह से की जाए, इस और बढ़ेंगे। वीडियोस हम लगातार जारी करते रहेंगे ताकि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ज़्यादा इधर उधर के उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ लाभ हो सके। और एक रिक्वेस्ट यही कि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।